नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पड़े डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना को इजरायली स्पाइक NLOS ATGM मिल चुके हैं और जल्द ही इनका ट्रायल होने वाला है। आपको मैं बता दूं कि स्पाइक एक इजरायली दागो और भूल जाओ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और ये टैंडम चार्ज हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक वॉर हेड के साथ है। 2007 तक ये अपनी चौथी पीढ़ी में है। इसे इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा विकसित और डिजाइन किया गया था। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय वायुसेना के 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स प्रोग्राम को लेकर आ रही है। दोस्तों, अब कहा जा रहा है कि भारत का MRFA, जो कि लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ है, वो अब एक प्रॉपर सॉल्यूशन की तरफ पहुंचता हुआ दिख रहा है। अब कहा जा रहा है कि फ्रांस की डैसॉल्ट एविएशन एक मजबूत कंटेंडर के रूप में यहां पे उभरी है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने 2007-2008 में 126 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन चुनौतियों की वजह से 2015 में इस टेंडर को रद्द कर दिया गया था। हालांकि इंडियन एयरफोर्स को 36 राफेल फाइटर जेट्स तो मिल गए। इसके साथ ही साथ दोस्तों, भारतीय नौसेना ने भी राफेल मरीन को ही चुना और 26 राफेल M आने के बाद भारत के पास राफेल वेरिएंट की जो लिस्ट है वो 62 तक पहुंच जाएगी। भारतीय वायुसेना की 114 MRFA की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस संख्या को और बढ़ाने से इनका परिचालन शुरू हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि दोस्तों, अंबाला वायुसेना स्टेशन पर मौजूदा रखरखाव और ओवरहॉल सुविधा के माध्यम से लागत और कम होगी। वर्तमान में भारतीय वायुसेना 7 अलग अलग प्रकार के विमान इस्तेमाल करती है। यानी कि दोस्तों, अब MRFA टेंडर जल्द ही आने की उम्मीद है। डसॉल्ट राफेल को अन्य दावेदारों पर एक बढ़त भी मिल रही है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष ने रूसी फाइटर जेट्स पर सवाल खड़े किए हैं, जिसकी वजह से भारत की चिंता बढ़ी है। इसीलिए भारत अन्य विकल्पों पर ध्यान दे रही है और ऐसे में दोस्तों, राफेल फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के लिए एक मजबूत दावेदार बन गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना के आधुनिकीकरण और इक्विपमेंट अपग्रेड प्रोग्राम के तहत भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाले उद्यम इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने सफलतापूर्वक 13,482 उन्नत यानी कि एडवांस टेलीस्कोपिक साइट का ऑर्डर हासिल किया है। ये अत्याधुनिक साइटें SIG 716 राइफल पर लगाई जाएंगी। ये ऑर्डर इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है, क्योंकि इनका 3 साल तक कठोर परीक्षण किया गया। कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि टेलीस्कोपिक साइट, जिसका वजन मात्र 500 ग्राम है और ये बेहतर प्रदर्शन क्षमता प्रदान करते हैं। नई साइटों के साथ भारतीय सैनिक 800 मीटर की प्रभावशाली दूरी पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम होंगे, जिससे मैदान पर उनकी ऑपरेशनल प्रभावशीलता बढ़ जाएगी, यानी कि ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस। दोस्तों, ये जो आइडियल टेलीस्कोपिक साइट्स हैं, ये अपनी गुणवत्ता, सटीकता और विश्वसनीयता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करती है। इस टेलीस्कोपिक साइट की कुछ विशेषताएं, जैसे कि इनकी 800 मीटर की प्रभावशाली रेंज है, इनका वजन 500 ग्राम है और इसकी कई सेफ्टी फीचर्स भी हैं, यानी कि पावरफुल रिकॉइल के कारण होने वाली किसी भी संभावित चोट को रोकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इंडियन डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि IDEX ने हाल ही में इजरायली रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ साथ इजरायली स्टार्टअप और प्रमुख कंपनियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। और इस बैठक का उद्देश्य भारत और इजराइल दोनों में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन प्रगति के लिए संयुक्त अवसरों का पता लगाना था। और IDEX दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक पहल है जो भारत में इनोवेशन को बढ़ावा देने और स्वदेशी रक्षा उद्योग को आगे बढ़ाने में सबसे आगे रही है। इस बैठक में इजरायली स्टार्टअप और प्रमुख कंपनियों की भागीदारी देखी गई, जो कि अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को सामने लेकर आई हैं, जिसमें कि साइबर सुरक्षा, मानव रहित प्रणाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्नत हथियार और अन्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सहयोग के लिए संयुक्त अवसरों की खोज के बारे में बातचीत की गई। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत अपने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट यानी कि AMCA के विकास पर काम कर रहा है और भारत को ऐसे उन्नत विमानों से जुड़ी हायर यूनिट कॉस्ट यानी कि उच्च इकाई लागत, रखरखाव लागत और अपग्रेडेशन के प्रबंधन की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेटों में अत्याधुनिक तकनीक और क्षमताओं के कारण ये काफी महंगे होते हैं। लेकिन भारत का लक्ष्य ये है कि एक लाइफ साइकिल लागत यानी कि लाइफ साइकिल कॉस्ट किसी भी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की तुलना में 60% कम होगी। AMCA परियोजना एक ऐसे लड़ाकू विमान की कल्पना करती है जो कि आधुनिक युद्ध में सबसे आगे होगा, जिसमें एवियोनिक्स, स्टेल्थ तकनीक, सेंसर और हथियार प्रणालियों में नवीनतम प्रगति शामिल है। और कहा जा रहा है कि 2035 के आसपास AMCA मार्क II के प्रमुख ऑर्डरों का अंतिम रूप दिए जाने के बाद इनकी इनिशियल यूनिट कॉस्ट स्थिर हो जाएगी। के अलावा ये भी अनुमान लगाया गया है कि AMCA में 80% से अधिक सामग्री घरेलू स्तर पर निर्मित होंगी, जिसमें कि इसका इंजन भी शामिल है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में
हिस्सा लेने नहीं जाने वाले। एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका जाने के बजाय वर्चुअल तरीके से इस महीने होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भारत ने एससीओ का शिखर बैठक भी वर्चुअल तरीके से की थी, जिस पर चीन ने आपत्ति भी दर्ज की थी। आपको बता दें कि इन दोनों ही संगठनों में चीन का मजबूत दबदबा है। अब भारत अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। इस कदम से ड्रैगन को भारत ने साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि वैश्विक मंचों पर उसे चीन की दादागिरी मंजूर नहीं है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका में 22 से 24 अगस्त तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने वाला है और जो कार्यक्रम तय किया गया है उसके मुताबिक भारत, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्र अध्यक्षों को इसमें हिस्सा लेना था। लेकिन पुतिन ने तो पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो वर्चुअल तरीके से इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और भारत ने भी अब यही संकेत दे दिया है कि प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका नहीं जा रहे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने अपना एक नया लाइट वेट ऑल इलेक्ट्रिक यूएवी का अनावरण किया है, जिसका नाम क्यू प्लान है, जो कि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमता के साथ है। इसे ऑटोनॉमस फ्लाइट के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज 30 किलोमीटर है और इंड्योरेंस 70 मिनट का है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे कि डीआरडीओ की अलग अलग लेबोरेटरीज ने इंडियन इंडस्ट्रीज पार्टनर के साथ मिलकर बनाया है। अब इनका लिमिटेड स्केल प्रोडक्शन शुरू होगा। आपको बता दें कि अडानी डिफेंस को इसका प्रोडक्शन पार्टनर चुना गया था, जो कि इस मिसाइल सिस्टम का निर्माण करेगा। आपको बता दें कि ये डुअल थ्रस्ट मोटर से संचालित है और इसका डिजाइन ऐसा है कि ये बेहतर तरीके से लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स को ट्रैक और एंगेज कर सकती है 6 किलोमीटर की रेंज। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर को डीआरडीओ को दिया है, जिसका इस्तेमाल आकाश नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम पर किया जाएगा। आपको बता दें कि इसे नए स्थापित किए गए स्टेट ऑफ द आर्ट सीकर फैसिलिटी सेंटर हैदराबाद में बनाया गया है। आकाश एनजी की अगर विशेषताओं की बात करें तो ये 2 पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल करती है और इसकी स्ट्राइक रेंज हाईली मैनुअर फाइटर जेट्स और लो रडार एरियल थ्रेट्स के खिलाफ 30 किलोमीटर तक है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, केरला मिनरल्स एंड मेटल लिमिटेड को 105 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है इंडियन नेवी से, जिसके तहत वो 650 टन टाइटेनियम स्पंज की आपूर्ति करेंगी, जिसे कि अगले 5 सालों में वो डिलीवर करेंगी। टाइटेनियम स्पंज की अगर बात की जाए तो ये अपनी जबरदस्त प्रॉपर्टीज के साथ आता है, जो कि हाई स्ट्रेंथ, लो डेंसिटी और एक्सीलेंस पिरोजन रेसिस्टेंस होता है, जो कि इसे एक आइडियल मटेरियल बनाता है। आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल भारत के एसएसएन यानी कि न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बियों के न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने में किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत के 3 अंतरिक्ष स्टार्टअप 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे। इन स्पेस के मुताबिक 3 निजी क्षेत्र के सैटेलाइट निर्माताओं के द्वारा इस वित्तीय वर्ष में अपने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को वो लॉन्च करेंगे। इन 3 कंपनियों में चेन्नई स्थित गैलेक्सी आई स्पेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद स्थित ध्रुव स्पेस और बेंगलुरु स्थित पिक्सेल है। इन स्पेस ने कहा कि गैलेक्सी आई का पहला सैटेलाइट 2023 के आखिरी तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। गैलेक्सी ने एक हाई रेजोल्यूशन मल्टी पेलोड माइक्रो सैटेलाइट की योजना बनाई है, जिसमें ऑप्टिकल और सिंथेटिक अपर्चर रडार पेलोड शामिल है। के अलावा ध्रुव स्पेस का हाइपर स्पेक्ट्रिकल मिशन 2024 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। इन स्पेस की तरफ से कहा जा रहा है कि पिक्सेल ने 2023 में पहले कमर्शियल फेज के सैटेलाइट को लॉन्च करने की योजना बनाई है, जिसमें कि हर 48 घंटे में दुनिया के किसी भी पॉइंट को कवर करने वाले 6 सैटेलाइट शामिल होंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाई वोल्टेज मालाबार अभ्यास, जिसमें कि सभी 4 क्वाड देश भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं शामिल होंगी। ये 11 से 21 अगस्त तक सिडनी में होने वाला है। बता दें कि इस युद्ध अभ्यास में समुद्र और बंदरगाह दोनों चरण शामिल है, जिसमें कि इंडो पैसिफिक में समग्र समुद्री सहयोग का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जहां चीन की सैन्य ताकत बढ़ रही है। भारतीय नौसेना भी अपने अग्रिम पंक्ति के 2 युद्धपोतों को यहां भेजने जा रही है। तो फिलहाल ये तभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।